वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। सबसे वेरी फर्स्ट थिंग, मैं हमारे सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिनकी मदद से और जिनके एप्रिसिएशन की मदद से ही हम 100 के सब्सक्राइबर्स पहुंचे हैं। तो हमारे सारे व्यूअर्स और गेट एकेडमी प्लस के सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। अब हम हमारा सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोलिक टरबाइंस। हमने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियोस में बता दिया गया था कि हम क्या क्या मॉड्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने अपना पहला मॉड्यूल खत्म कर लिया है जिसका नाम था इंपैक्ट ऑफ जेट। अब हम हमारा सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या, हाइड्रोलिक टरबाइंस। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग पहले मॉड्यूल को अच्छे से देख चुके हैं उनको ये वाला मॉड्यूल बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि ओरिजिनली जितने भी वेलोसिटी ट्रायंगल्स इसके अंदर बनती है, हाइड्रोलिक्स टरबाइंस के अंदर जितनी भी वेलोसिटी ट्रायंगल बनती है उसके सारे कंसेप्ट हमने इंपैक्ट ऑफ जेट में देख चुके हैं। तो यदि आप ये मॉड्यूल शुरू करना चाहते हैं तो आप पहले उस मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लें, तो आपका ये मॉड्यूल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड मॉड्यूल जिसका नाम है क्या, हाइड्रोलिक टरबाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम टरबाइंस के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है? तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है? एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, वाटर के द्वारा स्टोर्ड की गई एनर्जी को, या हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये क्या होता है, मेन हाइड्रोलिक टरबाइंस का पर्पस होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, एक हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप्स एक हाइड्रोलिक मशीन ही है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या है, हमारी ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जो क्या करती हैं, कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब कन्वर्ट क्या करती है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर के द्वारा स्टोर्ड की गई एनर्जी को, या हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास, एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास, फ्लूइड मास इस केस में। और यदि हम वाटर टरबाइंस पढ़ रहे हैं, यदि हम हाइड्रोलिक टरबाइंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या करती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास को क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। किसमें कन्वर्ट करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैं यहां पे लिखूंगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करती है, एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यदि कोई ऐसी डिवाइस हो जो एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टरबाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब यदि कोई डिवाइस इसका अपोजिट वर्क करती है, मतलब वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास में, तो वो मशीन को हम क्या बोलेंगे, पंप्स बोलेंगे। पंप्स जस्ट इसका उल्टा ही वर्क करती है। तो यदि इसका कोई अपोजिट वर्क करे, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास में कन्वर्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइंस हमारी क्या करती है, वो कुछ नहीं करती है, एनर्जी कन्वर्ट करती है। अब यदि हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास की, तो जो एनर्जी फ्लूइड मास स्टोर्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी फ्लूइड मास स्टोर करके रखता है उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक फ्लूइड मास अपने अंदर कैसी कैसी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। तो हमने ये सब चीजें पहले देख चुकी है, एक बार और फिर से देखते हैं कि अपने अंदर वो कैसी कैसी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। तो सबसे पहली होती है क्या, इंटरमोलिकुलर एनर्जी। इंटरमोलिकुलर एनर्जी। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर एनर्जी क्या होती है कि उसके टेम्परेचर का वो फंक्शन होती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल होगा इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी एक इंटरमोलिकुलर एनर्जी है। और इसके केस में, टरबाइन के केस में, जैसे आप स्टीम टरबाइन देखते होंगे, स्टीम टरबाइन में हम वाटर को हीट करके स्टीम में बना देते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हीट कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सब इंटरमोलिकुलर एनर्जी वो होती है जैसे स्टीम टरबाइन के केस में आती है, जब हम वाटर को किसी टेम्परेचर में हीट करके टरबाइन को घुमाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड एक और एनर्जी वाटर के अंदर कैसी स्टोर्ड हो सकती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हाइट के कारण। ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हमारा जो ये पूरा हाइड्रोलिक टरबाइंस होता है ये पूरा इसी पे वर्क करता है, हम पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो डैम्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं ह्यूज लेवल पे, तो इसका मतलब क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। आगे जाके हम देखेंगे कि हम जब भी वाटर पावर लेंगे तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी का ही रहता है, हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप की एनर्जी वाटर के अंदर कैसी स्टोर हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तीन टाइप की एनर्जी एक फ्लूइड मास, या हम बोल सकते हैं हमारे केस में वाटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब एनर्जीज को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी उस हाइड्रोलिक मशीन्स को हम क्या बोलेंगे, टरबाइंस बोलेंगे। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी को ये सब एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगी जो मशीन, उसको हम क्या बोलेंगे, पंप्स बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम क्लियर हो सकते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइंस ओरिजिनली होती क्या है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है यहां मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होता है कि जब डैम से पानी आता है वो टरबाइन को रोटेट कर देता है, तो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर से सीधा कपल्ड होता है, जनरेटर, या हम उसको आर्मेचर भी बोल सकते हैं। वो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर भी अंदर से रोटेट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काटता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो जो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी रहती है ये फर्दर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये किसकी मदद से हम कन्वर्ट करते हैं, जनरेटर्स की मदद से। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाई दी हेल्प ऑफ ठीक है, जनरेटर्स की मदद से हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इससे जो पावर प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारे जो ये पूरे प्रोसेस में जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होती है उस पूरे चीज को, या उस पूरे मतलब जितने भी सेटअप है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, जो जिससे ये पूरी पावर प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे मैं और लिखना चाहूंगा पावर, पावर प्रोड्यूस मतलब जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हमारी पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है, एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जनरेटर की मदद से, और जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक और तरीके से इस चीज को और समझ सकते हैं, बट एक चीज हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो आज के डेट में सबसे चीपेस्ट एनर्जी जनरेशन की हमारे सोर्सेज है। यदि हम कंपेयर करें उनको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जैसे हम ऑयल के द्वारा या कोल के द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे सबसे चीपेस्ट हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, जो सिर्फ वाटर के पोटेंशियल हेड से ही हमें एनर्जी जनरेट करके देते हैं। बाकी अब किसी भी चीज को, यदि आप कोई भी एनर्जी सोर्सेज को लेंगे, स्टीम की बात करेंगे, किसी की भी बात करेंगे, तो उसमें पॉल्यूशन फैक्टर भी ज्यादा रहता है, पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, बट इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, एकदम चीप क्लीन एनर्जी बोलते हैं, इससे जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम एक और तरीके से हाइड्रोलिक मशीन को समझ सकते हैं जो टरबाइन होती है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोलिक मशीन
which receives energy। ठीक है, अब ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो क्या करती हैं, एनर्जी रिसीव करती हैं। ठीक है, ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो एनर्जी रिसीव करती है। अब ये एनर्जी रिसीव करेगी तो एनर्जी रिसीव किसकी मदद से करेगी, तो ये रिसीव किसकी मदद से करेगी, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, ये एनर्जी रिसीव किसकी मदद से करती है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। और एक और चीज हम देखेंगे, एंड ठीक है, अब हम दो एनर्जीज की बात करते हैं, इनलेट की एनर्जी और आउटलेट की एनर्जी। किसकी, फ्लूइड की। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इनलेट एनर्जी और यहां पे आउटलेट एनर्जी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समराइज करते हैं, पूरा देखते हैं। ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो क्या करती हैं, एनर्जी रिसीव करती हैं, किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। एंड जो इनलेट की एनर्जी होगी, यदि उसकी इनलेट की एनर्जी ज्यादा होगी किसके, आउटलेट एनर्जी से, फ्लोइंग फ्लूइड की, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टरबाइन। इनलेट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर। तो वो जो डिवाइस होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी टरबाइन बन जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई पाइपलाइन है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, सामने एक हाइड्रोलिक मशीन उससे कनेक्टेड है। अब वो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है, यदि वो एक डैम का यदि हम हिस्सा मानेंगे, तो वो फ्लूइड में जब वो फ्लो होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा ही रहेगी। मतलब जब वो टरबाइन के इनलेट पे आएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो टरबाइन को रोटेट कर देगा और चले जाएगा, अपने टेल रेस से निकल जाएगा। तो आउटलेट पे उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटलेट पे उसकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसी जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, टरबाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे अब, बट उल्टे तरीके से देखने के लिए यहां पे रिसीव के बदले गिव्स होना पड़ेगा। मतलब ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो एनर्जी देती हैं किसको, फ्लोइंग फ्लूइड को, और आउटलेट की एनर्जी ज्यादा होती है इनलेट की एनर्जी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पंप्स बोल देंगे। जैसे आप देखिए एक पंप है, यदि आप पंप में एक फ्लूइड फ्लो कराते हैं तो इनलेट पे उसकी एनर्जी ऑब्वियसली बात है कम होगी, वो अपने एक्शन के कारण क्या करेगा, फ्लूइड की एनर्जी बढ़ा के उसको एक पॉइंट पे स्टोर कर देगा। तो यदि कोई फ्लूइड, ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड एनर्जी रिसीव करती है मगर उसकी आउटलेट की एनर्जी ज्यादा है और इनलेट की एनर्जी कम है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पंप्स बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, पंप्स बोल देंगे। ये कब, जब आउटलेट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसमें आप एक से समझिएगा, जब इनलेट की एनर्जी ज्यादा है और आउटलेट की एनर्जी कम है, हाइड्रोलिक मशीन्स एनर्जी रिसीव कर रही है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, तो वो क्या हो जाएगा, टरबाइन हो जाएगा। मगर यदि हाइड्रोलिक मशीन्स देगी किसको, फ्लोइंग फ्लूइड को एनर्जी देगी, ठीक है, आउटलेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी इनलेट की एनर्जी के मुकाबले, तो उसको क्या हो जाएगा, वो पंप्स हो जाएगा। ये और एक डेफिनेशन है हाइड्रोलिक टरबाइंस को समझने का। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक लास्ट चीज बचती है, ये जानना कि जो हाइड्रोलिक टरबाइंस होती हैं वो रोटोडायनामिक मशीन्स की कैटेगरी में आती है। तो यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा, हाइड्रोलिक टरबाइंस ठीक है, हाइड्रोलिक जो टरबाइंस होती हैं वो किसकी कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो रोटोडायनामिक मशीन्स में की कैटेगरी में आती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिलोंग्स ठीक है, तो जो हमारी हाइड्रोलिक टरबाइंस होती हैं वो किसकी कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, रोटोडायनामिक मशीन्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। क्यों, अब आप देखिए, अब जितनी भी रोटोडायनामिक मशीन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वो सारी मशीन की स्टडीज हम किसमें करते हैं, टर्बो मशीनरी में करते हैं। तो टर्बो मशीनरी में हम जनरली वाटर टरबाइंस भी, हमारी हाइड्रोलिक टरबाइंस भी आती हैं उसमें,
क्योंकि उसमें तो वो सारे फ्लूइड को लेती है, वो ऐसा कुछ नहीं करती। मगर जब हम हाइड्रोलिक टरबाइंस की पढ़ाई करते हैं तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ वाटर के द्वारा रन की गई मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है वो उसी की स्टडी करते हैं। मगर जो जितनी भी अलग अलग रोटोडायनेमिक मशीन्स होती है, जैसे यदि कोई टरबाइन गैस यूज कर ले तो उसकी स्टडी हम यहां पे नहीं करते हैं, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, स्टीम टरबाइन, ये सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, हम टर्बो मशीनरी में करते हैं। और आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो टर्बो मशीनरी होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो वो सब गैस टरबाइंस के बारे में हम पूरी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में कर लेते हैं, यहां पे सिर्फ हम वाटर टरबाइंस के बारे में पढ़ते हैं। बट यदि हम पूरा टर्बो मशीनरी की बात करें तो उसमें हमारी हाइड्रोलिक टरबाइंस भी आएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोटोडायनेमिक मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, हाइड्रोलिक टरबाइंस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा जब हमने पहला मॉड्यूल बनाया था तो उसमें हमने पूरे सीक्वेंस बताए थे कि हम किस किस टॉपिक में नेक्स्ट स्टडी करते जाएंगे। हमने अपना पहला इंट्रोडक्शन देखा कि हाइड्रोलिक टरबाइंस होती क्या है। अब हमारा अगला चीज आता है जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट कैसा होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट होता कैसा है। तो चलिए बात करते हैं, हमारा जनरल लेआउट की बात करते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट कैसा होता है। मैंने यहाँ पे आधा डायग्राम बना लिया है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस डायग्राम में ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलिए इस डायग्राम की स्टडी करते हैं, हम इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, इसमें एक आप जो भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखते होंगे तो उसकी मेन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके बनने के लिए हमें डैम की जरूरत पड़ती है। डैम मतलब एक रिजर्वायर होता है। तो जो डायग्राम का आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, हमारा रिजर्वायर। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डैम्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डैम। ठीक है, अब आप जनरली जानते होंगे कि डैम्स को हम कहां बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर, रिवर के आसपास ही बनाते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या रहता है, डैम रहता है। ठीक है, अब हम रिजर्वायर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेन चीज क्या आती है, इसमें हमारा रिजर्वायर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ठीक है, रिजर्वायर की बात करें कि हम किसमें, मतलब हमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए वाटर चाहिए, उसके लिए हमें ह्यूज सप्लाई चाहिए रहेगी वाटर की। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें कहां से मिलेगी, रिजर्वायर से मिलेगी। तो अब देखते हैं कि रिजर्वायर भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे, एक जो फर्स्ट होगा हमारा क्या होगा, नेचुरल, और सेकंड क्या होता है, मैन मेड, या हम बोल सकते हैं उसको आर्टिफिशियल। ठीक है, अब जो नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स कहां हमें मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है नेचुरल रिजर्वायर है तो हमें उतना ग्रेडियंट भी चाहिए हाइट का। तो ये सब चीज हमें कहां मिलती है, हमें जहां भी माउंटेन्स होते हैं, मेन इसका जो सोर्स रहता है वो कहां से होता है, माउंटेन से होता है। और जो ओरिजिनली वाटर यहां से मिलता है वो हमें कहां से मिलता है, नेचुरल स्प्रिंग से मिलता है। यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्म्ड इन, ठीक है, ऐसे नेचुरल रिजर्वायर्स हमें कहां मिलते हैं, फाउंटेन में मिलते हैं। यदि कोई पहाड़ी इलाके में कोई रहता है और वहां वो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी यदि उसके पास एक नेचुरल रिजर्वायर है। यदि वहां पे कोई भी एक नेचुरल स्प्रिंग भी है तो वो आराम से बना सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सोर्स इज नेचुरल स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हमारा ऑब्वियसली बात है जो हम डैम बनाते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम है इसमें हमने डैम बनाता है। तो आर्टिफिशियल का हमारा क्या हो जाएगा, डैम। डैम हमारे रिजर्वायर्स होते हैं जिसको हमने रिवर के अक्रॉस बनाते हैं। बट एक मेन कंडीशन क्या है डैम के लिए, कि हमें एप्रिसिएबल ग्रेडियंट चाहिए होता है वहां पे, मतलब जगह में ऊंचाई होनी चाहिए। यदि हम किसी प्लेन जगह में डैम बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमें वाटर की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी ही नहीं यूटिलाइज करने के लिए। तो डैम बनाने के लिए मेन हमें कंडीशन क्या चाहिए, एप्रिशिएबल
ग्रेडियंट और रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या है हमारी, यदि हम डैम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, एप्रिशिएबल ग्रेडियंट चाहिए और स्लोप चाहिए। यदि हमारे पास अच्छी ढलान होगी तो हम पानी को ऊपर में स्टोर करके रखेंगे, तभी तो हम उसको फ्लो कराएंगे और वो टरबाइन को रन करेगा, तभी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हिस्सा हो गया हमारा रिजर्वायर, जो ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। तो जो पाइप्स होते हैं जो पानी कैरी करते हैं टरबाइन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनस्टॉक्स बोलते हैं। और ये जो पेनस्टॉक्स के पाइप होते हैं, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा ही लार्ज होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पेनस्टॉक्स। और पेनस्टॉक्स क्या होते हैं, पाइप्स ऑफ लार्ज डायमीटर कैरी वाटर अंडर प्रेशर। ठीक है, तो जो बीच वाली जो पाइपिंग सेक्शन होता है जिससे हमारा फ्लूइड फ्लो होता है, वो क्या होता है, हमारा पेन स्टॉक वाला एरिया होता है। ये पूरा पेन स्टॉक ही होता है, या इसको हम पाइप्स भी बोल सकते हैं। और क्या होते हैं, जनरली इनके डायमीटर्स बहुत लार्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर अपने अंदर कैरी करते हैं अंडर प्रेशर में। ऑब्वियस ही बात है, यदि हाइट से हम पानी को छोड़ देंगे तो वो पूरा प्रेशर से फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेन स्टॉक। तो चलिए पेन स्टॉक के बारे में और देखते हैं। सेकेंड हमारा मेन पार्ट क्या होता है जनरल लेआउट में, पेन स्टॉक्स। ठीक है, अब ये पेन स्टॉक्स बनते किसके हैं, तो जो हमारा जो पेन स्टॉक की जो पाइपलाइन होती है, इसको जनरली हम किससे बनाते हैं, स्टील और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से हम बनाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूंगा मेड ऑफ स्टील एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, अब हम बहुत सारी चीजें अपने पेन स्टॉक में माउंट करते हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या माउंट करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, पेन स्टॉक है तो इसमें हमें वाटर के फ्लो का रेगुलेशन चाहिए ही, और वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वॉल्स की जरूरत पड़ेगी। तो पेन स्टॉक, जो पूरा पेन स्टॉक होता है, इसमें हम अपनी कंट्रोल वॉल्स लगाते हैं ताकि हम वाटर के फ्लो को रेगुलेट कर पाए। और एक और चीज, ये जो पेन स्टॉक वाला पोर्शन होता है, इसी में हम सर्ज टैंक्स लगाते हैं। ठीक है, सर्ज टैंक्स क्या करते हैं, वाटर के हैमर इफेक्ट या हमें जो वाटर का जो हाइड्रोलिक इफेक्ट होता है उसको कम करते हैं। हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां पे मैं यहां पे लिखूंगा पेन स्टॉक्स आर प्रोवाइडेड विद। ठीक है, पेन स्टॉक्स के साथ क्या क्या चीजें अटैच रहती हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल वॉल्स। कंट्रोल वॉल्स का मेन काम क्या रहेगा, वाटर के फ्लो को रेगुलेट करना, मतलब हम और अच्छे से क्या बोल सकते हैं, वाटर के डिस्चार्ज को रेगुलेट करना। टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, कंट्रोल वॉल्स क्या करती है, हमारे वाटर के डिस्चार्ज को रेगुलेट करती है। ठीक है, और सेकंड चीज जो मोस्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम इसमें अटैच करते हैं, वो क्या होता है, सर्ज टैंक। ठीक है, इस सर्ज टैंक को पेन स्टॉक के ऊपर लगाते हैं, और मैक्सिमम लोग प्रिफर करते हैं कि जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब टरबाइन के पास वाले हिस्से में इसे माउंट किया जाए। ठीक है, इसको हम और भी दो तीन नाम से जानते हैं। इसको हम सर्ज ड्रम भी बोलते हैं, या सर्ज पूल भी बोलते हैं। ठीक है, सर्ज टैंक के दो नाम होते हैं, सर्ज ड्रम और सर्ज पूल। इसको हम दो और नाम से जानते हैं। अब जो सर्ज टैंक का मेन काम रहता है वो होता क्या है, चलिए तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि हमारा सर्ज टैंक का मेन काम क्या रहता है। वो जो हमारा पेन स्टॉक है उसको हम यहां पे ऐसे ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा पेन स्टॉक है और यहां पे हम अपना एक सर्ज टैंक अटैच कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहां पे हमारे एक सर्ज टैंक लगा हुआ है, किसमें, पेन स्टॉक में। अब क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या करता है, प्रेशर न्यूट्रलाइजर का काम करता है, मतलब जो प्रेशर होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, कैसे, अब मान के चलिए ये जो हमारा पेन स्टॉक है, ठीक है, यदि इस पेन स्टॉक के पाइप को मैं अचानक से सडन क्लोज कर देता हूं, यदि मैं यहां से इसको सडन बंद कर देता हूं, तो क्या होगा, जो पूरा पानी जो यहां रिजर्वायर से पूरी फोर्स से आ रहा है वो क्या करेगा, अचानक से यहां पे हिट करेगा, बहुत तेजी से यहां पे हिट करेगा पूरे प्रेशर के साथ। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हमारा जो पाइप्स है उसमें मतलब पाइप्स टूट सकते हैं उससे। यही जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर का इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सर्ज टैंक हमारी कैसे हेल्प करता है, अब जैसे मान के चलिए यहां पे वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये वाटर का फ्लो यहां से हो रहा है, अब यदि ये आके इसको हिट करता है और यदि हम वहां पे सर्ज टैंक नहीं लगाएं तो वो क्या करेगा, पूरी फोर्स अपनी यही लगाएगा। ठीक है, उससे हमारा कुछ ब्रेकेज हो सकता है। मगर यदि हम सर्ज टैंक प्रोवाइड कराए हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब वो उसको हिट करेगा तो थोड़ा सा बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा, ऊपर वाली जगह खाली है तो वो क्या करेगा, यहां चले जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा प्रेशर न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, अब ये एक और केस में क्या काम आता है, मान के चलिए कभी कभी पानी की हमें और जरूरत पड़ी टरबाइंस में, हमारा जो वाटर का फ्लो है, मान के चलिए ऐसा मौसम आया कि हमें पानी की हमारे रिजर्वायर में पानी उतना हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और हमें टरबाइन की स्पीड भी फ्लक्चुएट नहीं करनी, क्योंकि वो तो जनरेटर के साथ कपल्ड होता है। यदि टरबाइन की स्पीड फ्लक्चुएट होगी तो हमारे जनरेटर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में क्या करता है, उस केस में ये पानी स्टोर करके रखे रहता है थोड़ा सा, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के हम सर्च टैंक्स बनाते हैं। आप गूगल्स में देख सकते हैं, यदि आप इमेज सर्च करेंगे आपको सर्च टैंक की बहुत बड़ी बड़ी इमेज मिलेंगी। ठीक है, तो उस टाइम में क्या करता है, जब हमें पानी की और नीड रहती है तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई कर देता है अपने से। कुछ वाटर तो ये रखे ही रहता है क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन तो होते रहेगा हमेशा, तो ये कुछ सेव भी करते रहता है और जब जरूरत रहती है तो उस टाइम में हमें पानी प्रोवाइड भी कराता है। ये क्या होता है, हमारा सर्ज टैंक का मेन फंक्शन होता है। ये जो इफेक्ट मैंने बताया, इस इफेक्ट को हम वाटर हैमर इफेक्ट भी बोलते हैं, कि अब पूरा पानी अचानक से उस पर फोर्स कर रहा है तो वो एक हैमर टाइप का इफेक्ट पैदा करेगा, इसलिए उसको हम वाटर हैमर इफेक्ट भी बोलते हैं, या हम उसे हाइड्रोलिक शॉक भी बोलते हैं और फ्लूइड हैमर भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो सर्ज टैंक का मेन हमारा फंक्शन क्या रहेगा, प्रेशर ठीक है, प्रेशर न्यूट्रलाइजर का मेन हमारा सर्ज टैंक काम करेगा। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, हमारी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। ठीक है, वाटर हैमर के इफेक्ट को हम और भी दो तीन नाम से जानते हैं, इसको हम फ्लूइड हैमर भी बोलते हैं या हम इसे हाइड्रोलिक शॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन होता है सर्ज टैंक का। ये किसमें माउंट होता है, हमारे पेन स्टॉक में माउंट होता है। ठीक है, तो हमने पेन स्टॉक की दो चीजें देख ली कि क्या दो चीजें उसमें जरूरत की लगती है पेन स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, पेन स्टॉक के आखिरी में एट द एंड पॉइंट क्या लगे रहता है, नोजल लगे रहता है ना। और नोजल क्या करता है कि पूरी उसकी जो इतनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, उसको पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और इसके बीच का जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है, ये चीज हम किसमें पढ़ चुके हैं, हमारे इंपैक्ट ऑफ जेट में पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जब हम हाइड्रोलिक टरबाइंस पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हमारी इंपैक्ट ऑफ जेट की काम आएगी। तो यदि आप हाइड्रोलिक टरबाइंस अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इंपैक्ट ऑफ जेट अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए, उसकी मदद से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, नोजल होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा नोजल होता है। उसके बाद फिर थर्ड चीज क्या आती है, हमारी मेन चीज आती है टरबाइन। ठीक है, टरबाइन लगी होती है यहां पे। ठीक है, तो हम अपनी थर्ड चीज लिखेंगे यहां पे, क्या, टरबाइंस। ठीक है, और एक और चीज, ये जो टरबाइन होती है ऑब्वियसली बात है उसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं,
तो वो अलग अलग ब्लेड या अलग अलग वेन्स की भी हो सकती है। तो यहां पे हम मेन चीज लिखेंगे हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स। ठीक है, अब टरबाइन्स में कितने भी प्रकार के वेन्स लग सकते हैं वो तो हमारी नेसेसिटी के हिसाब से होता है कि हमें किस जगह पे कैसी टरबाइन यूज करनी है उसके हिसाब से होता है। तो जो मेन इसका एक और कंपोनेंट होता है वो टरबाइन्स होता है, जिसमें क्या होता है हम डिफरेंट टाइप की वेन्स यूज करते हैं। उसके बाद अब हम हमारा जो इसमें फोर्थ चीज आती है जनरल लेआउट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ चीज होती है वो क्या होती है हमारी टेल रेस। ठीक है, तो वो जानने से पहले हम एक और चीज देखते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर होता है उसमें जो वाटर का लेवल होता है, ये साइन आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का साइन क्या होता है फ्री सरफेस का साइन बनाता है। मतलब कहीं भी यदि फ्री सरफेस है, आपको पता चल रहा है कि जहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जा रहा है वहां पे इस साइन को हम यूज करते हैं, वाटर का ऊपर का लेवल। ठीक है, तभी यहां पे मैंने एक और यहां पे भी साइन लगाया क्योंकि यहां पे भी फ्री सरफेस है, प्रेशर क्या हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है रिजर्वायर में जो वाटर का लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं हेड रेस। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे कि इसमें हेड एंड एफिशिएंसीज में। ठीक है, ये क्या होता है हेड रेस होता है। तो यहां पे क्या है वाटर का मेन सबसे टॉप लेवल, उसके बाद जब वाटर आ गया फ्लो कर गया टरबाइन को रोटेट कर दिया, उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो जो नीचे का लेवल होता है वो क्या होता है टेल रेस। ठीक है, ये वाला जो लेवल होता है हमारा, ये वाला जो लेवल आया पूरा, ये क्या होता है हमारा टेल रेस। टेल रेस का एक और काम भी होता है कि जब वाटर टरबाइन के ऊपर वर्क कर देता है तो वो उसको कैरी करके आगे ले जाता है। मतलब पानी ने अपना काम कर दिया टरबाइन के ऊपर, अब वो उसे फ्लो करके टरबाइन से दूर ले जाएगा। और बहुत सारे हिस्से जैसे हमने ड्राफ्ट ट्यूब और बहुत सारी चीज हम यहां अटैच करते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ चीज हमारी क्या होती है टेल रेस। ठीक है, तो मेन हाइड्रो जनरल लेआउट में इतनी सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने अपना जनरल लेआउट देख लिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हेड एंड एफिशिएंसीज। उसमें जब हम हेड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये डायग्राम का फिर से यूज आएगा। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होगा क्या हेड्स एंड एफिशिएंसीज। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम होगा क्या हेड्स एंड एफिशिएंसीज। ठीक है, इसको समझने के लिए भी हम जनरल लेआउट की मदद लेंगे कि हमारी हेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम हेड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है हमारा ग्रॉस हेड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं टोटल हेड के भी नाम से जानते हैं। वो क्या होता है हेड रेस और टेल रेस के बीच का डिफरेंस होता है। आप यहां हमारे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारा हेड रेस लेवल, ठीक है, और ये है हमारा क्या टेल रेस लेवल है हमारा। ठीक है, तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है, कब जब वाटर फ्लो ही नहीं हो रहा, व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग, तब क्या होता है वो हमारा क्या होता है ग्रॉस हेड होता है। ये ग्रॉस हेड हमारी क्या मदद करता है कि मान के चलिए जैसे आपको कोई प्लांट कहीं डालना है, ठीक है, तो आपको वहां के एक ग्रॉस हेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई एक्चुअल वहां पे कितनी ऊंचाई है, मेरे को कितना ऊंचाई मिलेगा वहां पे एक्चुअल। और अब उस टाइम तो अब जब आप पहले कैलकुलेट करते रहेंगे तो उस टाइम तो पानी फ्लो नहीं हो रहा होगा ना, वहां प्लांट तो आपका स्टेब्लिश नहीं हुआ होगा। तो उस केस में आपको ये चीज जाननी पड़ती है कि मेरे पास एक्चुअल जियोग्राफिकल हेड कितना मिलेगा मेरे को वहां पे यदि मैं अपना प्लांट स्टेब्लिश करता हूं। तो वो क्या होता है हमारा हेड रेस और टेल रेस के बीच का डिफरेंस होता है। तो चलिए इस डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं। ये जो लाइन मैंने यहां ब्लैक लाइन खींची रखी, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस हेड। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं एच जी से, सफिक्स में जी से। ठीक है, तो अब आप जान चुके हैं कि ग्रॉस हेड क्या होता है। ओरिजिनली मेन जो जियोग्राफिकल रहता है वहां का रहता है कि हमारा ओरिजिनल ऊंचाई कितनी होगी और हमारा टेल रेस कितना होगा व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग। याद रखिएगा कि इसमें मेन कंडीशन ये होती है कि जब वाटर फ्लो ना कर रहा हो तब का होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस हेड। ठीक है, हेड के बारे में मैंने आपको पहले भी और अच्छे से बता चुका है कि हेड हमारा ओरिजिनली होता क्या है, एनर्जी को यदि कोई भी एनर्जी को हम उसके वेट से डिवाइड कर दें तो वो हमारा हेड हो जाता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल भी देखा था कि mgh होता है, यदि हम उसके वेट से डिवाइड कर दें पोटेंशियल एनर्जी का तो उसका वेट क्या होगा mg कट जाएगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ h का टर्म बचेगा और h की यूनिट क्या होगी मीटर्स होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हेड क्या होता है एनर्जी डिवाइड बाई वेट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हेड क्या होता है, दो ही होते हैं ग्रॉस हेड और एक नेट हेड। पहला वाला हमारा हेड क्या होता है ग्रॉस हेड, इसको हम एक और क्या बोलते हैं, इसको हम टोटल हेड भी बोलते हैं।
ठीक है, और डिनोट हम किससे करते हैं इसको, Hg से। ठीक है, और Hg हमारा क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, हेड रेस लेवल का और टेल रेस लेवल का। हेड रेस लेवल माइनस टेल। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। आप बहुत सारी बुक स्टडीज करेंगे तो उसमें वो क्या करता है कि उसमें भी नोटेशन दे देता है कि हेड रेस लेवल को H1 ले लिया, इसको वो H2 ले लिया, और ओरिजिनली ग्रॉस हेड क्या दिखाएगा, H1 माइनस H2। बट इतना जानना भी काफी है कि Hg क्या होता है, हेड रेस लेवल माइनस टेल रेस लेवल, ये हमारा होता है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हम इसको और एक तरीके से डिफाइन करना चाहें कि हमारा ग्रॉस हेड क्या होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे एनर्जी अवेलेबल एट टरबाइन इनलेट। ठीक है, हमारे टरबाइन के इनलेट पे एनर्जी जो अवेलेबल है, अब आप जान सकते हैं यहां पे जो टरबाइन है ना, यहां पे टरबाइन का इनलेट है, और इस इनलेट में जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी, तो अब यदि हम यहां पे टरबाइन का इनलेट बोल रहा हूं तो मैं इसको नोजल का भी इनलेट बोल सकता हूं। ये टरबाइन का पूरा ये सेक्शन है, यदि मैं टरबाइन का इनलेट बोल रहा हूं तो मैं ऑब्वियस ही बात है उसको नोजल इनलेट भी बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं नीचे में लिख दूंगा क्या, नोजल इनलेट। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, एनर्जी अवेलेबल एट टरबाइन इनलेट, मतलब नोजल इनलेट, मतलब टरबाइन या नोजल के इनलेट पे जो एनर्जी अवेलेबल होती है, कब, व्हेन आइडियल फ्लो कंडीशन इज कंसिडर्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ग्रॉस हेड क्या होता है कि टरबाइन के इनलेट पे, या हम बोल सकते हैं नोजल के इनलेट पे जो एनर्जी हमें अवेलेबल मिल रही है, व्हेन आइडियल फ्लो कंडीशन इज कंसीडर, मतलब जब हम माने हैं कि जो हमारा पूरा फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आइडियल हो रहा है। आइडियल हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, नो लॉसेस। तब इस केस में जो हमारा हेड होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रॉस हेड होगा। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि हमारे दो ही हेड होते हैं, एक ग्रॉस हेड होता है, एक क्या होता है, नेट हेड होता है। ठीक है, नेट हेड में क्या होता है कि वो क्या करता है, जो ग्रॉस हेड होता है उससे फ्रिक्शनल हेड को माइनस कर देता है, तो हमारा नेट हेड आ जाता है। तो इसलिए उसके हिसाब से तो हम इसको बोल सकते हैं ना, एनर्जी अवेलेबल एट द टरबाइन इनलेट, मतलब नोजल इनलेट, व्हेन आइडियल फ्लो कंडीशन इज कंसीडर, मतलब जब हम फ्लो क्या मान रहे हैं, हमारा पूरा आइडियल है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। इस और एक तरीके से हम अपने ग्रॉस हेड या टोटल हेड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसमें एक चीज। अब एक चीज और होती है, वो क्या होता है, सेकंड क्या होता है, हमारा नेट हेड। ठीक है, तो सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे, नेट हेड के बारे में। ठीक है, इस नेट हेड को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज के नाम से जानते हैं, हम इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। इफेक्टिव हेड। ठीक है, तो चलिए डायग्राम में देखते हैं नेट हेड हमारा कहां आएगा। अब देखिए, ये यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस था हमारा ग्रॉस हेड। ठीक है, कब था, जब हमारी आइडियल फ्लो कंडीशन थी, मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा था। ठीक है, बट नेट हेड क्या होता है, जब एक्चुअल कंडीशन की हम बात करें तब टरबाइन और या नोजल के इनलेट की एनर्जी, हम दूसरे तरीके से भी उसको देखेंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो ये लॉस होता है, ये इतना, सॉरी, जो ये इतना हमारा लॉस होता है वो होता है क्या, उसको हम ग्रॉस हेड से माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट हेड निकल जाता है। ठीक है, तो यदि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि हमारा नेट हेड कहां तक आ रहा है, तो वो ये पोर्शन होगी, ये वाली लाइन, नेट हेड। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एच नेट, इसको एच नेट से डिनोट करते हैं, या हम एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इतना हिस्सा था, ये पूरा हमारा पोर्शन था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, तो हमने उसमें क्या किया, हमारा जो फ्रिक्शन वाला हिस्सा है उसको हमने माइनस किया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एच एफ। एच एफ का मतलब क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी हम और देखेंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो यदि मैं ग्रॉस हेड से अपना एच एफ माइनस कर दूं तो मेरा नेट हेड आ जाएगा।
ठीक है। बट अब यदि आप ये जो हिस्सा रहता है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इस पॉइंट को टेल रेस तक भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप जब और बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स की आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ बुक्स क्या करती हैं कि वो इसके भी बीच का डिस्टेंस देती है, ठीक है, मतलब नोजल और टेल रेस के बीच का भी डिस्टेंस देती है। तो चलिए हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, अपना h मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम hg से hf माइनस कर दे तो हमारा नेट हेड मिल जाएगा, ठीक है, और उससे हमें इस कंडीशन के लिए h भी माइनस करना पड़ेगा तो हमें पूरा मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेट हेड की पूरा अच्छे से। नेट हेड क्या होता है, हमारा इफेक्टिव हेड होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम h से भी डिनोट कर सकते हैं। आप देखेंगे पूरे प्रॉब्लम्स में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें आपको h की वैल्यू दी रहेगी। वो h क्या होगा, वहां पे हम ऑलवेज नेट हेड ही यूज करते हैं, जहां भी आप यूज करेंगे नेट हेड ही यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, h नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, h नेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैं किसे यूज कर रहा हूं, मैं h यूज करता हूं। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, hg मतलब हमारा ग्रॉस हेड, ग्रॉस हेड आप देख सकते हैं ये पूरा डिस्टेंस माइनस HL, ठीक है। अब हम लॉसेस को और थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, हम यहां पे पूरा HL ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा HL होगा, वेयर HL क्या होगा, हमारा मेजर लॉस होगा, सॉरी टोटल लॉस होगा हमारा HL। तो फिर टोटल लॉस के अंदर क्या होता है, माइनर लॉस और मेजर लॉस आता है। तो जो हमारा HL होगा वो यहां पे क्या होगा, टोटल लॉस, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि अब हम आगे देखेंगे कि ये जो टोटल लॉस होता है ये मेजर और माइनर का मिला के होता है, बट हम जनरली इस केस में क्या करते हैं, माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एच नेट का फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एल। ये एच एल क्या है, पूरा टोटल लॉस है। बट आप देखेंगे कुछ बुक्स में और यहां पे एच भी रहता है, तो ये डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप ये डिस्टेंस को कंसीडर करना चाहें तो भी ठीक है, यदि आप ये डिस्टेंस को छोड़ दें और ये पूरा लेवल सेम मान ले और सिर्फ आप नेट हेड का फॉर्मूला क्या लिखें, एच जी माइनस एच एफ, तो भी वो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अभी एच एफ तक पहुंचेंगे कि वो एच एफ कैसे आता है, ठीक है। अभी हम इस केस में इसको भी कंसीडर कर लिए, तो चलिए हम ये एच भी ले लेते हैं यहां, ठीक है। तो माइनस एच, और ये वाला जो h है ये यहां पे क्या शो करेगा हमें, हाइट ऑफ नोजल अबव, ठीक है। ये कुछ नहीं, आप देख सकते हैं हाइट है नोजल की किसमें, टेल रेस के ऊपर जो हमारी नोजल की हाइट है, ठीक है। यदि हम यहीं से टेल रेस शुरू कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा एच नेट का अभी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एच एल के बारे में बात करते हैं। ये जो एच एल है हमने क्या लिया है, इसको हमारा टोटल लॉस लिया है कि हमारा टोटल लॉस क्या होगा, ठीक है। तो यदि हम टोटल लॉस की बात करें तो जो हमारा एच एल होता है वो क्या होता है, मेजर लॉस, लॉसेस भी बोल सकते हैं, या ठीक है। हमारा टोटल लॉस के अंदर क्या होता है, मेजर लॉस भी आता है और माइनर लॉस भी आता है, ठीक है। जो मेजर लॉस होता है, सबसे पहले हम इस मेजर लॉस के बारे में बात करते हैं। तो ये मेजर लॉस क्या होता है, आप जानते हैं, आप ये सब चीजें कहां पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो या फ्लो थ्रू पाइप्स के अंदर पढ़ते हैं हम ये सब चीजों को, ठीक है। तो इसलिए इस चीजों के बारे में यहां ज्यादा फोकस नहीं करते, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगा इन चीजों के बारे में। तो जो मेजर लॉस होता है, मेजर लॉस जनरली किसके कारण होता है, सिंपल, जो पाइप में जो फ्रिक्शन होता है वही सबसे बड़ा लॉस का फैक्टर होता है। जो ये पेन स्टॉक होता है इस पाइप में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसी के कारण वो मेजर लॉस में आता है, और यही जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है वो यही एचएफ शो करता है, ठीक है। और माइनर लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं कि मतलब एंट्रेंस के कारण लॉस, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सडन एनलार्जमेंट, पाइप बेंड्स के कारण, पाइप फिटिंग के कारण, ये सब माइनर लॉस होते हैं। बट हम अभी इस केस में क्या कर रहे हैं, हम अपने माइनर लॉस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि हमारा कुछ भी माइनर लॉस नहीं है। तो इस केस में हमारा जो मेजर लॉस है, और मेजर लॉस क्या होता है, हमारा लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ही होता है, तो वो क्या होगा, हमारा एच ही होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एच एल किसके बराबर हो जाएगा, एच एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच नेट या एच नेट भी बोल सकते हैं या एच भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ
माइनस एच, ये वाला एच क्या है, हाइट अबव द नोजल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच नेट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन हो गया एच नेट निकालने का, मतलब इफेक्टिव हेड या नेट हेड निकालने का। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एच जी का डिस्टेंस पता रहेगा मीटर्स में, ये भी पता रहेगा, तो एच निकल जाएगा। ये जो एच एफ है, ये एच एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका ना मेन पूरा डेरिवेशन होता है, वो भी हम कहां पढ़ते हैं, पाइप फ्लो के केस में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं आपको सीधा एक्सप्रेशन बता रहा हूं, और एक्सप्रेशन में जो डिफिकल्टीज आती है लोगों को, वो चीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि मेजर लॉस क्या होगा, हमारा मेजर लॉस एच एफ होगा, और यही क्या होता है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और यही क्या है हमारा मेजर लॉस है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एच एफ की बात कर रहे हैं। तो एच एफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। जब आप बुक्स में देखेंगे तो वो बुक्स में यहां पे क्या लिखता है, 4 लिख देता है, 4 एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। तो यदि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी, तो ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है डार्सी विचबैच इक्वेशन का। डार्सी ठीक है, ये जो यदि हम इक्वेशन यूज करेंगे, ये किसकी होती है, डार्सी विचबैच इक्वेशन की होती है। ठीक है, अब इसमें जो ये एफ होता है, ये क्या होता है हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है। वेयर एफ क्या होगा हमारा, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, अब यदि हम बाकी टर्म्स की बात करें, तो यहां पे जो ये एल है, ठीक है, ये क्या होता है, लेंथ होता है किसका, पेन स्टॉक का, कि वो पाइप कितना लंबा है, और डायमीटर भी यहां पे किसका होगा, पेन स्टॉक का ही डायमीटर होगा। जो यहां पे v है, ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, बट हम सिंपल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, बट ये एवरेज वेलोसिटी होती है। जो पाइप के अंदर पूरा फ्लूइड फ्लो होता है, उसकी एक एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो चलिए हम पहले एल और डी के बारे में देख लेते हैं। यदि मैं मान लूं कि यही मेरी पूरी लेंथ है पेन स्टॉक की, तो ये जो लेंथ होगी हमारी, ये क्या है हमारा, ये होगा एल। ठीक है, पेन स्टॉक की लेंथ, और जो पेन स्टॉक का डायमीटर होगा, यही होगा हमारा डी। तो इस फॉर्मूले में वो ये यूज होता है। ऑब्वियस ही बात है, जो मेजर लॉस हो रहा है वो कहां हो रहा है, पेन स्टॉक में ही हो रहा है, तो उसी के वेरिएबल्स रखेंगे ना हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे टर्म के बारे में पता चल गया। एफ क्या होता है हमारा, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है। एल हमारी लेंथ होगी पेन स्टॉक की। वी क्या होगी, एवरेज फ्लो वेलोसिटी होगी वाटर की, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। डी होगा डायमीटर हमारा पेन स्टॉक का। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, एंड एच एफ का हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, 4 एफ डैश आप जनरली बुक्स में देखते होंगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिलता होगा, 4 एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी जी। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पे एफ यूज कर लिया है, इसलिए मैं एफ डैश ले रहा हूं यहाँ पे, दूसरा एफ रिप्रेजेंट करने के लिए। बट आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पे वो एफ डैश भी नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन आप टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, ये कौन सी होती है, ये फैनिंग की इक्वेशन होती है। ये कौन सी इक्वेशन होती है, फैनिंग्स की, फैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है, और यहां पे जो एफ डैश होता है, ये क्या होगा, जैसे ऊपर वो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता था, वैसे यहां एफ डैश क्या हो जाएगा, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा। वेयर एफ डैश क्या हो जाएगा, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशन में फर्क क्या है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, बस आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहां आके कंफ्यूज होते हैं कि दो फॉर्मूले क्यों आ रहे करके। तो अब आप जान सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है। अब यदि हम ये दोनों फ्रिक्शन फैक्टर्स के बारे में रिलेशन निकालें कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा,
रिलेशन बिटवीन बोथ, यदि हम दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो क्या होगा, जो f होगा वो किसके बराबर होगा, 4f डैश के, यही होगा रिलेशन। तो आप कैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये f क्या है, हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, और ये जो f डैश है यहाँ पे, ये क्या है, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम HF कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। HF की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमें ग्रॉस हेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू तो हमारी वो है, नेगोशिएबल है कि आप चाहें लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, H नेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, हमारी हेड्स की बारे में, कि हाइड्रोलिक टरबाइंस में कैसे कैसे दो प्रकार के हेड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डिफरेंट टरबाइन के हेड्स के बारे में पढ़ा कि नेट हेड क्या होता है, ग्रॉस हेड क्या होता है, ठीक है। ये वाला वीडियो यहीं तक। इसके अगले वाले वीडियो में हम टरबाइन की अलग अलग एफिशिएंसीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टरबाइन की अलग अलग एफिशिएंसीज क्या क्या होती है, 4 प्रकार की होती है, और उसके ऊपर हम उसका पूरा न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे और उसके हम एक्सप्रेशंस को देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।